बाजार के दमदार एक्शन के लिए हो जाइए तैयार, क्योंकि आज है लंबे समय बाद कमजोर और गैप से खुलने के संकेत। लेकिन खुलने के बाद जहां खुले वहीं खरीदे और फिसलेंगे, रुकेंगे, थमेंगे, रिकवर करेंगे, और रिकवरी होगी तो कितनी और कितनी टिकाऊ। ढेर सारे सवाल आपके दिमाग में होंगे एसजीएक्स निफ्टी को लेकर, तो आइए करेंगे पूरा विश्लेषण। स्वागत है आप सबका शेयर बाजार लाइव में। नमस्कार, मैं हूं अनिल सिंघवी। और नमस्कार, मैं हूं दीपांशु भंडारी। और अनिल जी, सवाल यही पूछना था आपसे। वैसे तो इस पर चर्चा भी करेंगे, पर आज गैप डाउन मिलने वाला है, तो ये मौका है खरीदारी का? मौका है, बिल्कुल है, और मौका सही लेवल पर है, और उन लेवल्स का पूरा विश्लेषण करेंगे कि किन लेवल से कहां आपको एंट्री करनी चाहिए। और सुबह 7 बजे भी जब हम फ़ोन पर बात कर रहे थे तो यही था कि जितना ज़्यादा गैप मिल रहा है उतना बेहतर है, और वहां से धीमे धीमे एसजीएक्स निफ्टी थोड़ी रिकवरी के संकेत दे रहा है। तो चाहते हैं कि जितना बड़ा गैप मिले उतना बेहतर है, उतना जल्दी खरीदने के मौके होंगे। लेकिन हाँ, एक चीज़ साफ है दीप की दोनों तरफ आज ट्रेडिंग के मौके होंगे। जिन संकेतों के दम पर होंगे वो आपके सामने रख दिए जाए। आज के लिए बड़े ट्रिगर्स जिनके दम पर भारतीय बाजार ट्रेड करेंगे। लंबे वीकेंड के बाद अमेरिकी बाजार खुले, और लंबे वीकेंड तो नहीं, कल की छुट्टी के बाद अमेरिकी बाजार खुले। हाँ, लंबा वीकेंड ही हो गया, 3 दिन हो गए ना, सैटरडे संडे मंडे। ओके, तो उसके बाद डाउ 64 अंक चढ़कर बंद हुआ। कल हम जब बंद हुए तो पौने 200 अंक ऊपर था डाउ फ्यूचर्स, तो उसके मुकाबले में थोड़ा सा कम। लेकिन जो कमजोरी का माहौल है वो इस वजह से कि डाउ फ्यूचर्स भी नीचे है, तो उस लिहाज से थोड़ा सा माहौल हमारे लिए ऐसा सुस्ती वाला, कमजोरी वाला, ऐसी फीलिंग आ रही है लोगों को। आइए, निकेई अब ये रिकॉर्ड ऊंचाई पर पहुंचता हुआ दिख रहा है। शंघाई तो लंबी छुट्टी पर चला गया है, और सेबी की आज बोर्ड बैठक है। आईपीओ मार्केट में जो बाहर आई है उसमें कुछ और ढील देने की तैयारी है। जी हाँ, आईपीओ लाने वाली कंपनियों के लिए कुछ रिलैक्सेशन दिए जाएंगे। इस पर आज सेबी की बोर्ड बैठक में चर्चा होगी। इसके साथ ही बजट में ढेर सारे प्रोविजंस जो आए हैं उन पर सेबी का बोर्ड बैठक आज बात करेगा, फैसले लेगा। वित्त मंत्री भी इस बोर्ड बैठक को संबोधित करेगी। नेस्ले के कमजोर नतीजे रहे हर एक फ्रंट पर। 65 रुपये का डिविडेंड बचा नहीं पाएगा, लेकिन आज अगर एक्सीडेंट होना है और ख़राब होना है तो नेस्ले निफ्टी में आज कमजोरी का काम करेगा। न्यूरेका, इस आईपीओ को रेस्पॉन्स तगड़ा मिलता हुआ दिख रहा है। रेलटेल का आईपीओ भी आज दूसरा दिन है। न्यूरेका में पैसा लगाने का आखिरी दिन। फिर से एक बार हम इसे टच करेंगे और बताएंगे क्या करना है। बिल्कुल, तो आईपीओ मार्केट में तो है ज़बरदस्त एक्शन, पर उसके बाहर भी एक्शन भरपूर है। कल सर थोड़ा ग्लोबल मार्केट्स को, स्पेशली यूएस मार्केट को देख के लगा नहीं थोड़ा एंटी क्लाइमैक्स हो गया, क्योंकि परसों 150 पॉइंट ऊपर जाओ फ्यूचर्स, कल 200 पॉइंट ऊपर, पर जब बात आई नए रिकॉर्ड्स के बाद उतनी बड़ी गेन नहीं थी जितना शायद एंटिसिपेट कर रहे थे। वही वाली बात है दीप की, अमेरिकी बाजार भी हमें फॉलो करते हैं, और जब उन्हें लगा कि हम जिस तरह से बंद हुए उस तरह का प्रदर्शन सुस्ती वाला होना चाहिए, तो जितनी तेजी की उम्मीद थी उतनी नहीं हुई। शायद यही वजह कि एसजीएक्स निफ्टी को निराशा उस बात से है। दूसरा है कि डाउ फ्यूचर्स भी थोड़े आपके लाल निशान में ही ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। तो दोनों ही फैक्टर्स हैं जो बाजारों पर हल्का सा दबाव बना रहे हैं, लेकिन ऐसी कोई खास चिंता वाली और दिक्कत वाली बात है नहीं। इतना भी मूड मत बिगाड़ी कि 100, 125, 150 पॉइंट एसजीएक्स निफ्टी नीचे हो जाए। और ऐसा भी नहीं कि देखिए अब जिन लेवल्स पर आ गए दीप, कल भी हम बाजार का टॉप कब कहाँ कैसे वो बाइट चलाई थी, मैं आपको यही कह रहा था कि 2 तरीके से देखिए, और उसके बावजूद 2 बजे की कमेंट्री हमारी क्लियर करती है कि ये लेने का लेवल है, बेचने का नहीं, जो 15,240-50 के आसपास का। आपको शॉर्ट टर्म ट्रेंड और मीडियम टर्म ट्रेंड में फर्क करना पड़ेगा जी। शॉर्ट टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, मजबूत है, कहीं कोई बदलाव नहीं है। मीडियम टर्म ट्रेंड अभी भी पॉजिटिव है, मजबूत है, बदलाव नहीं। लॉन्ग टर्म ट्रेंड तो कहना ही क्या। लेकिन ऐसे में जब आप 15,500 के आसपास आ जाते हैं, अब 15,500 से आगे की रेंज आपको सतर्क रखती है कि अब करेक्शन जो बड़ा अगर कभी आना है तो उसके लिए आप तैयार रहिए जी। और उसके लिए तैयार रहने का एकमात्र तरीका ये है दीप, इनफैक्ट 2 तरीके। पहला, आप शॉर्ट टर्म तौर पर देखें, और दूसरा लॉन्ग टर्म तौर पर। शॉर्ट टर्म तौर पर रिस्क क्या होती है कि आप करेक्शन के लिए तैयार तो हैं, लेकिन किसी दिन अचानक से गैप से बहुत नीचे खुले तो आपको ये पता होना चाहिए कि जिस दिन हम गैप से बड़ा नीचे खुल सकते हैं उस दिन की मेरी तैयारी क्या है। तो उस दिन की तैयारी के लिए सिंपल फॉर्मूला है कि आउट ऑफ द मनी के पुट आप खरीद कर रखिए। अगर आपकी तेजी की पोजीशन है, आउट ऑफ द मनी के पुट खरीदिए। मसलन आप 15,300 पर बंद हो रहे हैं, 15,000 का आपने पुट खरीदा जी, है ना। 37,100 पर बंद हो रहे हैं, 36,000 का पुट खरीदा बैंक निफ्टी पे। वो इसलिए कि वहाँ आपको प्रीमियम देनी होगी कम, बिल्कुल। और अगर बड़ा गैप आपको मिल गया किसी वजह से नीचे खुलने का, तो वहां पर वो आपको प्रोटेक्शन देगा। अदरवाइज आपको ये मान के चलना है कि निफ्टी पर आपको 300 पॉइंट की रिस्क हमेशा हाथ में रखनी है, बैंक निफ्टी पे 1,000-1,200 पॉइंट की रिस्क हमेशा हाथ में रखनी है। वो रिस्क अगर आपके दिमाग में है तो आप सेफ है, और उस हिसाब से आप अपनी ट्रेडिंग पोजीशन रखिए। इन्वेस्टर्स का जहां तक सवाल है, उनके लिए अभी भी बड़ा वक्त है। इन्वेस्टर्स के लिए तो अभी कहीं दूर दूर तक संकेत अभी तक आए ही नहीं है, और पिछले हफ्ते भी जितना करेक्शन हुआ हमने ये कहा कि आप बिल्कुल डरिए मत, घबराइए मत, यहाँ और खरीदने के मौके हैं। अभी भी वही ट्रेंड बरकरार है।
15,550 से करेक्शन शुरू होने का मतलब ये नहीं कि 15,550 से मार्केट गिर जाए। ये भी हो सकता है 15,431 आपका टॉप बन गया और गिर जाए, और ये भी हो सकता है कि 16,250 तक पहुंचे और वहां से करेक्शन दे। हर बुल मार्केट के अपने अलग लेवल्स होते हैं, अपने अलग तरीके होते हैं बढ़ने गिरने के। तो हम पिछले बुल मार्केट्स को अगर एनालाइज करके कुछ डेटा निकाल रहे हैं, मैं फिर कहूँगा कि बेयर मार्केट के डेटा ज़्यादा सटीक मिलते हैं। वहाँ आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना गिर सकता है, क्योंकि कितना गिर सकता है कि एक लिमिट है, कितना बढ़ सकता है कि लिमिट नहीं है ना। गिरने में जीरो तो नहीं हो जाएगा, हमें पता है। वर्स्ट केस सिनेरियो में आज तक मार्केट टॉप से कभी भी 65% से ज़्यादा नहीं गिरे हैं, और अब जिस तरह का मूड माहौल है उससे आप रीजनेबली अंदाज लगा सकते हैं कि गिरेगा कितना। और मैं ये दोनों फॉर्मूला बनाने के बाद हमें ये समझ में आ रहा है कि बॉटम फॉर्मूला बनाना ज़्यादा आसान काम था, टॉप फॉर्मूला बनाना ज़्यादा मुश्किल काम है, क्योंकि स्काई इज़ द लिमिट। तो इसलिए डरिए घबराइए मत, लेकिन अपना रिस्क मैनेजमेंट अपने पास प्रॉपर रख लीजिए, बस उतना ही करना है, बाकी सब ठीक है, कोई इशू नहीं। ठीक है, तो रिस्क मैनेजमेंट पर करना है फोकस, बिटकॉइन पर फोकस नहीं करना। सोना बेचो, बिटकॉइन खरीदो। क्या ट्रेड हो रहा है 50,000 के पार। सीरियसली आई मीन मजे की बात है कि बिटकॉइन की सबसे बड़ी बात, बिटकॉइन डिजिटल करेंसी के साथ साथ सेंटिमेंटल करेंसी है जी। ये समझना पड़ेगा कि बिटकॉइन के प्राइस मूवमेंट सेंटिमेंट के लिहाज से ज़्यादा बड़े आते हैं। सेंटिमेंट के लिहाज से मतलब क्या, अगर किसी बड़े देश ने छोटे देश ने इसे रिकॉग्नाइज कर दिया तो रिकग्निशन, ये सेंटिमेंट बूस्टर है। किसी बड़े इन्वेस्टर ने पैसा डाल दिया, ये सेंटिमेंट बूस्टर है। तो बिटकॉइन का जितना एक्सेप्टेंस गवर्नमेंट लेवल पर, कॉर्पोरेट लेवल पर, इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स लेवल पर बढ़ेगा, उतना बिटकॉइन बढ़ेगा। करेक्ट। ये एकदम सिंपल फॉर्मूला है। मैं कोई बिटकॉइन का विशेषज्ञ नहीं हूँ, मैं जानता पहचानता भी नहीं और बहुत ज़्यादा विस्तार में पढ़ाई भी नहीं की हुई है। ये पता है कि हाँ बेसिक्स मालूम है कि कैसे बिटकॉइन काम करता है, कैसे बनता है, कैसे माइनिंग होती है और किस तरह से सप्लाई कम होने की वजह से इसकी डिमांड ज़्यादा है। और ये भी पता है कि इसमें स्टॉक स्प्लिट की तरह भाव कम भी होने वाले नहीं है। लेकिन पॉइंट्स यही है दीप कि जब बिटकॉइन में जैसे जैसे एक्सेप्टेंस लेवल आएगा, जैसे जैसे सरकारें इसे रिकॉग्नाइज करेगी, लीगल फ्रेमवर्क में लाएगी, जैसे कंपनियां अगर करेंसी के बदले में बिटकॉइन एक्सेप्ट करना शुरू कर देगी और कर रही हैं, वैसे वैसे बिटकॉइन के दाम बढ़ेंगे। सिंपल वही है। बिल्कुल। और मस्त से आपकी एक और ट्वीट आ गई तो और भी बढ़ सकते हैं। बस एक ही चीज़ है कि हमेशा से, चाहे वो बिटकॉइन हो, गोल्ड हो, इक्विटी हो, कोई भी हो, किसी भी एसेट क्लास में एक तरफा खरीदारी, एक तरफा बिकवाली ठीक नहीं है। चाहे वो गेम स्टॉप आपने देखा हो, जैसे बढ़ा वैसे ही गिरा। कई बार हमारे मार्केट भी ऐसा होता है, जैसे बढ़ते वैसे गिरते हैं। कई सारी एसेट क्लासेस ऐसी, चांदी भी आप देख लीजिए, पिछले बार 72-73 हज़ार से नॉन स्टॉप पहुंची, नीचे आने में वक्त नहीं लगता। तो हर एक एसेट क्लास के इंक्लूडिंग बिटकॉइन बढ़िया ये कि आप धीमे धीमे बढ़ें, धीमे धीमे घटें, ताकि हर एक लेवल पर ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स को घुसने का, निकलने का दोनों मौका बराबरी मिलना चाहिए। बिल्कुल सर। तो एक्शन भरपूर है मार्केट्स में, मार्केट के बियॉन्ड भी आप देखें, क्रिप्टो करेंसीज, बिटकॉइन, गोल्ड, सिल्वर, यहाँ पर भी है एक्शन, और ऑयल में भी आप तेजी का माहौल देख रहे हैं। सर आपने गेम स्टॉप की बात करी, कल सुनवाई होने वाली है यूएस फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी की। कुछ होना नहीं है, क्या होगा? गेम स्टॉप में जीरो सम गेम हो गया। हाँ। बड़ा घटा, किसी के पास आया पैसा, किसी के पास चला गया, जिसने टाइम से एंट्री एग्जिट कर ली उनका काम हो गया, बाकी ठीक है। वही है कि ये वैसा म्यूजिकल चेयर है जो मतलब कौन लास्ट में रह जाए वो रह जाए वैसा। वो जो कम्युनिटी के मेंबर्स हैं ना, वॉल स्ट्रीट बेट्स, वो काफ़ी एक्साइटेड हो रहे हैं इस समय, क्योंकि वो एक अलग तरह की मार्केट टर्मिनोलॉजी यूज़ करते हैं जो हम और आप या मार्केट के लोग यूज़ नहीं करते। तो अब कल वो ऑफिशियली टर्मिनोलॉजी फाइनेंशियल सर्विसेज कमेटी के सामने आएगी, तो उसका एक्साइटमेंट उनका इस समय थोड़ा ज़्यादा बढ़ा हुआ है। ठीक बात, देखते हैं, थोड़ा एक इंटरेस्टिंग एक्शन आउट ऑफ इंडियन मार्केट्स आपके लिए। पर सर आज के फिर संकेत समझते हैं, ढेरों स्टॉक्स और आईपीओ के बारे में भी चर्चा करनी है, पर उससे पहले आज के थोड़ा सेटअप समझाएं सर। सेटअप में दीप ग्लोबल संकेत न्यूट्रल साइड पर है। नेगेटिव तो मैं नहीं कहूँगा, न्यूट्रल ही कहूँगा। ऐसा कोई खास खराब नहीं है जिसकी वजह से न्यूट्रल नेगेटिव माने। न्यूट्रल भी इसलिए कि थोड़ा सा डाउ फीचर्स नीचे, बल्कि मैं तो पॉजिटिव ही मानता हूँ। मुझे तो ग्लोबल अभी भी कोई नेगेटिव दिख नहीं रहा है, लेकिन फिर भी एसजीएक्स निफ्टी को साथ मिला के न्यूट्रल हो जाता है। एसजीएक्स निफ्टी को अगर आप ना देखें एक बार, 80 पॉइंट नीचे जो है, तो 65 पॉइंट डाउ ऊपर बंद हुआ है, 25 पॉइंट डाउ फीचर नीचे, तो कौन सा नेगेटिव? कुछ नहीं। तो मेरे हिसाब से तो नेगेटिव भी नहीं है, लेकिन ठीक है, एसजीएक्स निफ्टी तड़फ रहा है तो ठीक है, न्यूट्रल कर देते हैं सम्मान में।
सिंगापुर वालों के तो नेगेटिव न्यूट्रल है, बाकी मेरे लिए न्यूट्रल से पॉजिटिव साइड पर है। एफआईज के संकेत जरूर न्यूट्रल हुए हैं, ये इंटरेस्टिंग है, ये डेटा मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। घरेलू फंड्स के नेगेटिव है, वायदा कारोबार न्यूट्रल, सेंटीमेंट और ट्रेंड मेरे लिए बदला नहीं, पॉजिटिव है, मेरा तो पॉजिटिव है। सेंटीमेंट भी कोई कोई फर्क नहीं पड़ता, कल की तेज गिरावट से उतार चढ़ाव के बाद आज गैप से खुलने का कोई सेंटीमेंट में बदलाव नहीं। रेंज में कुछ असर? रेंज में थोड़ा सा बदलाव, हल्का सा नीचे की तरफ किया है वॉलेटिलिटी को देखते हुए। 15,165 15,240 दिन के लिए सपोर्ट रेंज है, इसके नीचे अगर गए तो जाने तो नहीं चाहिए, वैसे मुझे नहीं लगता कि जाएंगे। 15,065 15,115 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, जहां पर आपको शॉर्ट कवर भी करना चाहिए, फ्रेश खरीदारी भी करनी चाहिए और आंख बंद करके करनी चाहिए। डरिए मत, खरीदिए, वहां पर जरूर खरीदिए, अगर आ जाए तो छोड़ना मत। बस कॉन्फिडेंस बढ़ गया, समझ गए सर। हाँ, अब इससे ज़्यादा तो क्या कर सकते हैं, अब हाथ पकड़ के तो आप नहीं करवा सकते, करेक्ट। 15,310 15,340 दिन की छोटी रेंज है ऊपर की तरफ 15,400 425 लाइफ हाई के आसपास का, वहाँ थोड़ा सप्लाई जोन बनेगा। ऊपर में फाइनल टारगेट 15,500 के आसपास के बनेंगे, 25-50 पॉइंट ऊपर नीचे के देख लें, वो एक्सपायरी तक के हो सकते हैं। बैंक निफ्टी 36,625 36,750 ये दिन का मजबूत सपोर्ट जोन है, इसके नीचे फिसलेंगे तो 36,400 475 स्ट्रॉन्ग बाय जोन है, वहाँ पर लेना भी चाहिए, 100% लेना चाहिए, शॉर्ट काट के आप लॉन्ग भी करिए। ऊपर में 37,100 37,300 हल्की रुकावट का लेवल है, इसको पार करने के बाद 37,450 37,700 जो लाइफ हाई है उसकी तरफ हम बढ़ेंगे। ऊपर के लेवल्स थोड़े से कम है, दूर दूर के हैं, 37,100 के बाद 37,300 37,450 37,700 थोड़े दूर लेवल्स हैं, जैसे लेवल से वैसे मैंने आपके सामने रख दिए हैं। ये आपके लिए बड़े लेवल्स आज के। ठीक है सर, दिन की क्या रेंज है? 15,240 15,315 ये दिन की छोटी रेंज मानकर चलें आप। मेरे ख्याल से 15,240 के आसपास ही खुलने चाहिए, इससे ज़्यादा नीचे ना खुले। 15,165 15,340 इसमें निफ्टी में मैं ये जरूर कहूँगा 10-15 पॉइंट का एडजस्टमेंट आप अपने हिसाब से रख लें। 15,165 का मतलब 15,175 से भी घूम सकता है और 15,150 तक भी आ सकता है, तो 15 पॉइंट की इसमें प्लस माइनस आपको उस समय का मूड माहौल को देख के दिमाग लगाना है। 15,340 वाला 15,350 भी हो सकता है, तो 15,335 भी हो सकता है, तो थोड़ा सा आप 5-10 पॉइंट का एडजस्टमेंट अपने हिसाब से कर लें। बड़ी रेंज जो है 15,115 15,425 की निकल कर आती है, ये आपके लिए आज की रेंज। बैंक निफ्टी 36,750 कल का लो और कल की क्लोजिंग आपकी पहली रेंज का काम करेगी, 37,100 36,750 37,100 36,625 37,300 ये मीडियम रेंज होगी और 36,450 से 37,450 ये दिन की बड़ी रेंज के तौर पर काम करेगा। ठीक है, ये सारे क्लियर हो गया। ठीक है, कुछ बदलाव आया सर एफआईएस की पोजीशन या पीसीआर? 2% घटी है कल, ऐसा लग रहा है कल एफआईएस की तरफ से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हुई है लॉन्ग पोजीशंस में कल के सेशन में, तो ये एक डेटा में आपको नजर आ रहा है। पुट कॉल रेशियो लेकिन कंफर्टेबल है दीप, कंफर्टेबल नहीं बहुत अच्छा है, 1.30 के आसपास को लगभग 38 बेसिस पॉइंट घटा है, तो पुट कॉल रेशियो से मुझे बड़ा कंफर्ट आ रहा है। यहाँ से फिर से थोड़ा रिवर्सल, हाँ थोड़ा और नीचे है तो वहाँ से आपको खरीदारी आती हुई दिखेगी। दोनों ही आपको इस बात का इंडिकेशन दे रहे हैं, एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन और देखो 60% 58% के नीचे एफआईएस के इंडेक्स लॉन्ग पोजीशन तब जाती है जब बाजार मंदी का हो जी, और हम मंदी के बाजार में है नहीं है, हम तेजी के बाजार में। पुट कॉल रेशियो 1.10 1 इसके नीचे तब जाता है जब मंदी के बाजार में, हम मंदी के बाजार में है नहीं, मंदी के बाजार में नहीं तो 1.20 1.15 का पुट कॉल रेशियो भी ओवरसोल्ड हो गया, इनफैक्ट 1.30 के आसपास भी ओवरसोल्ड हो गया, तो पुट कॉल रेशियो ओवरसोल्ड है, एफआईएस की लॉन्ग पोजीशन ओवरसोल्ड नहीं कहूँगा तो क्या कहना चाहिए जिसको, एकदम कम है, लाइट है। हाँ, तो ये दोनों तरह से मुझे ये कॉन्फिडेंस आ रहा है कि निचले स्तरों पर बाइंग आनी चाहिए। हाँ, ये कॉन्फिडेंस डेटा से आ रहा है कि निचले स्तरों पर बाइंग आएगी, तो सपोर्ट आज के लिए सपोर्ट मिल जाएगा नीचे, तो इसलिए डरना मत कि भाई मैं लेके फंस गया हूँ, ये फंसने वाला एक दिन की कमजोरी में मत लाओ विचार। हाँ, फंसना है तो ढंग से फंसो, बड़ा फंसो, छोटा क्या फंसना है। तो जब तेजी में आप बड़ा पैसा बनाते हो तो थोड़ा तो कुशन रखो कि भाई मेरा स्टॉप लॉस थोड़ा तो दूर हो, कम से कम 50 पॉइंट भी अगर नीचे हम देखें, 100 पॉइंट नीचे देखें ना बर्दाश्त कर पाए तो फिर तो कैसे काम चलेगा। तो इसलिए डरने की अभी जरूरत बिल्कुल भी नहीं। हाँ, अगर मार्केट इंपॉर्टेंट सपोर्ट लेवल तोड़ेगा तो डिसिप्लिन के तौर पर वहाँ स्टॉप लॉस लगाएंगे, जिसके अभी कोई संकेत फिलहाल मुझे दिख नहीं रहे। विक्स
स्टेबल है, 1% ऊपर कोई चिंता नहीं। बिल्कुल, तो कुछ वहाँ पे नहीं। पर फिर भी सर जिनकी लॉन्ग पोजीशंस होगी, थोड़ा आज के गैप डाउन पर नर्वस हो जाए तो क्या करें? जो जिनको भाई लॉन्ग, जो नर्वस होने वाले वो 15,240 के नीचे निफ्टी खुले टिके, तो वहाँ पे आप अपना लॉन्ग पोजीशन कम कर लीजिए। अगर आपकी लॉन्ग पोजीशन कल की ही बनी हुई है जी, तो फिर कल का लो आपका स्टॉप लॉस है। आपने किस लेवल पर लॉन्ग बनाया वो भी फर्क पड़ता है। अगर आपने 15,100 पर बनाया हुआ है तो आप आराम से रुकिए 15,100 तक। अगर आपने 15,300 पर बनाया तो 15,240 का रख लीजिए। तो इंट्राडे के लिए एक बार की आप 15,240 रख सकते हैं, रखना चाहें तो। क्लोजिंग बेसिस पर 15,100, मैं तो ये कहूँगा इनफैक्ट 15,100 रखो। 15,100 के नीचे जब तक निफ्टी बंद नहीं होता तब तक तो आपको कहीं कोई डरने घबराने की तो दूर बात है, सोचने की भी जरूरत नहीं कि आप मंदी में। सही बात है। 15,100 जब तक नीचे तोड़ता नहीं है क्लोजिंग बेसिस पे, तब तक तो सोचना ही नहीं है दीप जी, बिल्कुल ही नहीं सोचना है कि आप कौन। अब 15,300 पे आप बंद हुए हैं, 200 पॉइंट क्या है, मुश्किल से 1-1.25% इतना तो रखना पड़ेगा ना। 15,100 जिस दिन बंद हो उस दिन सोचेंगे। क्लियर है, बस सिंपल। ठीक है सर। और बैंक निफ्टी पे 36,750 कल के लोस का स्टॉप लॉस है वही। वैसे तो स्टॉप लॉस क्लोजिंग बेसिस पे 37,000 का आता है, लेकिन मैंने 36,750 थोड़ा सा नीचे का दिया है, वो मैनेज कीजिए। जिनके शॉर्ट से उन्हें क्या करना है, 15,350 ये आपका अब इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पे स्टॉप लॉस है निफ्टी पर, और 37,325 ये इंट्राडे और क्लोजिंग बेसिस पर स्टॉप लॉस है, क्योंकि देखिए 37,306 की हाईएस्ट क्लोजिंग मिली आपकी परसों की, तो उसके ऊपर अगर वापस से बंद हो रहे तो फिर शॉर्ट रहने का कोई मतलब ही नहीं। फिर तो आपने करेक्शन, हल्का फुल्का रनिंग करेक्शन देख लिया, 1-1.5 दिन वाला जो होता है वो हो गया, खत्म बात। ठीक है, बस क्लियर। तो ये क्लियर कट है। ठीक है। शॉर्ट्स का वही 15,350 और 37,350। हाँ। नई पोजीशंस फिर से नई पोजीशन खरीदिए 15,115, 15,175 की रेंज में। बहुत एग्रेसिव ट्रेडर तो 15,240 से मूड बनाए जी। कहाँ खुलता थोड़ी सी देर में देखेंगे। पहला लेवल 15,240 है, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ एंट्री करनी है वो 15,175 के आसपास का है। ठीक है, वहाँ तो लेना ही है फिर, है ना। तो 15,050 का स्टॉप लॉस होगा, 15,240, 15,300, 15,340, 15,400 और 15,425, ये सारे लेवल आपके लिए ऊपर की तरफ निफ्टी के। इस रेंज में आए तो ज़रूर खरीदिएगा। अच्छा, हाँ लेना है। क्लियर है सर। हाँ, हिम्मत रखिए। गिरते मार्केट में, लेकिन फिर आप कहेंगे कि नहीं गिरते हुए मैं लेने नहीं दिया, बताया नहीं, तो देखो मैं अभी 8 बजे, अभी तो खुला नहीं है मार्केट जी, अभी से कह रहे हैं कि उस लेवल पे आप लीजिए। अपने स्टॉप लॉस, अपने रिस्क को ध्यान में रख के लीजिए, क्योंकि मार्केट किसी के कहने से नहीं चलता, ना मेरे कहने से, ना आपके सोचने से। तो इसलिए अपना रिस्क मैनेजमेंट अपने पास होना चाहिए। लेकिन भाई आप पानी में नहीं कूदोगे तब तक तैरना नहीं सीखोगे। वो खाली ऐसे बाहर वो स्विमिंग पूल के बाहर बैठ के बुक पढ़ते रहे कि पहला हाथ ऐसे जाना चाहिए, दूसरा या फिर पैर ऐसे हिलाएं, वो तो फिर आप जिंदगी भर पढ़ते रहो। करेक्ट। असली तैरना सीखना है तो उतरना पड़ेगा पानी में। तो इसलिए जब आप ट्रेड करेंगे तो ही पैसा बनेगा, तो ही आपको रिस्क भी है, तो ही वो रिस्क मैनेज करेंगे, तभी समझेंगे। हाँ बस ये डूबना नहीं है, ध्यान रहे। नहीं, वो तो फिर आपने लेवल्स बताई दिए सर। स्टॉप लॉस आपका फ्लोटर है जो आपको डूबने नहीं देता। बिल्कुल। ठीक है, तो चलिए जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं निफ्टी वो 15,450 का स्टॉप लॉस रखें। 15,250, 200, 175, 125 ये टारगेट्स हैं जिनके लिए आप शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं। और जिनको बैंक निफ्टी में पोजीशन बनानी है वो खरीदें बैंक निफ्टी। अब बैंक निफ्टी कहाँ खरीदना है दीप, ये थोड़ा ट्रिकी है। पहला लेवल जहाँ बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए वो है 36,750 का, लेकिन पहला इंपॉर्टेंट लेवल जहाँ खरीदना है वो है 36,625 का। तो मैं पहले आपको रेंज के हिसाब से दे रहा हूँ, 36,475, 36,625 ये वो रेंज है जहाँ पर आपको बैंक निफ्टी खरीदना चाहिए। डेफिनेटली इस रेंज के दोनों सिरों पर खरीदे, और 36,400 तक आ जाए तो और भी ले सकते हैं, लेकिन फिलहाल 36,400 का आप स्टॉप लॉस मान लें। ठीक है, 36,400 के स्टॉप लॉस से खरीद लीजिए। 36,750, 950, 37,100, 37,300 ये सारे टारगेट है। इससे बहुत बढ़ गए तो 37,450, 37,700 तक का भी रास्ता खुलता है। लेकिन चूंकि कल बैंक निफ्टी ने थोड़ा कमजोरी का संकेत पहले दिया है, इसलिए मैं आपको 37,300 तक के टारगेट दे रहा हूँ। उसके ऊपर अगर पार किए तो फिर 37,450, 37,700 तक के टारगेट आएंगे। जो लोग शॉर्ट करना चाहते हैं उनके लिए स्टॉप लॉस 37,350 का है, इसके पार निकले तो फिर शॉर्ट ना रहे। 36,750, 36,625, 36,500, 36,400 के टारगेट के लिए आप बैंक निफ्टी में कर सकते हैं बिकवाली। बिल्कुल ठीक है, ये तो रहे आपके लिए जहाँ तक पोजीशंस का सवाल है। अच्छा सर, बैन में एक अच्छी बात है, BHEL आ गया है बाहर, तो आधी हो गई है बैन लिस्ट, BHEL है बाहर, सेल अभी का अभी बना हुआ है, जैसा कि हमने बैन से बेनिफिट में बताया था। डेटा थोड़ा समझाएं सर कल का।
अच्छे नहीं है बहुत। 1144 करोड़ की कैश में खरीदारी की एफआईज ने, लेकिन वायदा कारोबार में बिकवाली की, थोड़ा सा सरप्राइजिंग था। और सरप्राइजिंग इसलिए था कि फर्स्ट हाफ में बड़ा मजबूत दिख रहा था, बड़े गैप से खुले टिके हुए भी, लेकिन सेकंड हाफ में लगता है एफआईज ने दमदार प्रॉफिट बुकिंग की, और वो आपको दिखेगा वायदा कारोबार के डेटा में। 607 करोड़ के इंडेक्स बेचे और 770 करोड़ के स्टॉक बेचे, और दोनों में ओपन इंटरेस्ट घट कर आया। इसका मतलब है कि ऊपरी स्तरों पर तेजी की पोजीशन में एफआईज ने अच्छी खासी प्रॉफिट बुकिंग की है। तो ये प्रॉफिट बुकिंग है, शॉर्ट्स नहीं है जी। और प्रॉफिट बुकिंग करना गलत भी नहीं है। अगर आप कई सारे एफआईज ये मन बना के बैठे कि हम 15,500 के आसपास प्रॉफिट बुकिंग करेंगे, तो ऐसा थोड़ी 15,500 आते हैं फिर ट्रिगर होगा। अब आसपास से शुरू कर सकते हैं, तो एक नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग के तौर पर आया है। लेकिन फिर भी कैश मार्केट में अब भी 1144 करोड़ की खरीदारी है, और वायदा कारोबार में भी जो दोनों मिलाकर बेचा है वो 1400 करोड़ का ही बेचा है, तो कोई ऐसा बड़ा नहीं बेचा है। ठीक है, लेकिन होता क्या है दीप कि लाइफ हाई पर हमारे ट्रेडर्स ज़्यादा एक्टिव होते हैं और वो ज़्यादा भर लेते हैं, और फिर जैसे ही थोड़ा हल्का सा झटका लगता है तो उनकी तरफ से भी बिकवाली आती है, तो जो इम्पैक्ट होता है, असर जो होता है वो ज़्यादा होता है। घरेलू फंड ने दबाकर बेचा है 1560 करोड़, ये तो रुक ही नहीं रहे भाई। इनका तो भगवान ही मालिक है कि मतलब पैसे भी नहीं आ रहे वैसे। सही बात है। हाँ, वो भी है, तो थोड़ी अंडर परफॉर्मेंस भी है फंड्स के लिहाज से। तो ये सारे आपके डेटा है। अब आइए वायदा कारोबार के डेटा आपको बता दूँ। आज के लिए इम्पोर्टेंट लेवल है 15,300 का, सबसे पहले जिसके नीचे खुलेंगे 15,300 के पुट और कॉल दोनों पर बराबर ओपन इंटरेस्ट है 25 लाख शेयरों का। तो ये आपके लिए ताकत आजमाइश वाला निर्णायक लेवल एक तरह से, जिससे बोल रहे 15,300 के ऊपर है बहुत अच्छे है, 15,300 के नीचे तो हल्के से आप सावधान हैं। ठीक है, ये हो गया आपका। इसके बाद आपके लिए इमीडिएट सपोर्ट 15,200 का बनता है, छोटा ओपन इंटरेस्ट है 20 लाख शेयरों का, हल्का सपोर्ट है। उसके नीचे 15,120 लाख शेयर, तो बहुत ज़्यादा पोजीशन है नहीं। तो ऊपर में एक चीज़ साफ दिख रही थी कि 15,400 को पार करना थोड़ा मुश्किल होगा। उसका रीज़न ये कि 35 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट वहाँ पर है, लेकिन और हाईएस्ट भी है कॉल्स में, लेकिन उससे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट बात है, क्यों 15,400 15,425 पार करना अब निफ्टी के लिए मुश्किल होगा आज, उसका रीज़न ये है 21 लाख शेयर कल कॉल राइटर्स 15,400 पर जुड़े हैं। तो कल सेकंड हाफ में तगड़ी कॉल राइटिंग हुई है। 15,400 पे जिसने कॉल बेचा होगा उसने 50, 75, 100 रुपये तो बनाए होंगे, तो वो ये मानकर चल रहा है कि 15,500 तक मैं सेफ हूँ ब्रॉडली। ठीक है, तो इसलिए 15,400 15,431 कल का जो हाई है वो पार करने में अब पसीना आएगा। ये डेटा में दिख रहा है, डेटा में अपसाइड आपको साफ दिख रही है कि कहाँ है एक बार ये। अब आप 15,400 को 15,431 जब तक नया लाइफ हाई पार नहीं करेंगे तब तक ऊपर गिरावट का खतरा बरकरार रहेगा। तो सेलिंग जोन वो सेलिंग जोन बन रहा है। तो मतलब 15,400 15,500 एक तरह से आपके लिए सेलिंग जोन बन गया है। ये कल के डेटा में सबसे इंपॉर्टेंट है। बाकी कहीं डेटा बड़े नहीं जुड़े हैं, खाली एक ही स्ट्राइक प्राइस पर बड़ा डेटा बना है, और वो 15,400 के कॉल पे 21 लाख शेयरों का बड़ा है, बड़ा है। ये बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, बस ये डेटा काम का है। अब आइए बैंक निफ्टी 37,000, वही रस्साकशी वाला आपका निर्णायक लेवल है। 7 लाख शेयर 8 लाख शेयर पुट और कॉल दोनों में है, बराबर का मामला है। उसके नीचे छोटा सपोर्ट 36,500 का है, ऊपर 37,500 पर हल्की रुकावट है, 10 लाख शेयर वहाँ पर है। तो डेटा कम है, लेवल्स मैं आपको दे चुका हूँ सारे, वही क्लियर है सर। अच्छा, ज़रा आईपीओ मार्केट्स भी समझाएं सर। न्यूरेका यहाँ पे तो 15 गुना बढ़ चुका है ये इशू, और रिटेल वाले तो रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं। बढ़िया है, लोगों का इंटरेस्ट है, और आईपीओ मार्केट की बाहर है, तो हम कल काफ़ी विस्तार में डिस्कस कर ही चुके हैं। तो जिन लोगों को लिस्टिंग गेन के लिहाज से लगाना है वो लगा सकते हैं। अगर दमदार लिस्टिंग, पहली चीज़ तो दीप मिलेगा ही नहीं। हाँ, प्रॉब्लम वो है, इतना भर रहा है, 10% ही रिटेल है। आई डोंट नो क्यों 10% ही इन्होंने रिटेल रखा। अच्छा, इनकी एंकर बुक देख रहा था मैं, सिर्फ 2 ही एंकर इन्वेस्टर हैं। 2 ही थे सर। हाँ। और पर उसमें भी 44 करोड़ आ गए, मतलब 100 करोड़ में से 44 करोड़ इन दोनों ने डाल दिया। पता नहीं, मैं ये आईपीओ जितना मैं ज़्यादा पढ़ता हूँ इसके बाद उतना ज़्यादा कंफ्यूज होता हूँ। कोशिश कर रहे हैं, मैनेजमेंट को रिक्वेस्ट भेजिए, आएंगे बात करेंगे तो समझेंगे। अब नहीं आते तो क्या, कोई ज़बरदस्ती तो हम कर नहीं सकते हैं। इंटरव्यू सवाल तो बहुत सारे हैं। क्या है कि अगर वाकई में कंपनी बहुत अच्छी हो, कुछ ऐसे हम मिस ना कर रहे हो भाई। अगर 15-17 गुना इशू भर रहा है तो किसी का तो इंटरेस्ट है। कोई तो समझदार है, कोई तो सोच समझ कर लगा रहा है। आप सोच समझ कर लगाने वाले 2 तरीके के लोग हो सकते हैं। एक तो जिन्होंने बहुत बढ़िया फंडामेंटली सारा पढ़ लिया, DRHP गोट लिया हो एकदम, मैं पी लिया फिर कि मुझे सब मालूम है। आपके जितना नहीं किया होगा, थोड़ा बहुत तो हमने भी पढ़ा है, तो हमें उसमें से तो इतना कंफर्ट नहीं आ रहा है। दूसरा वो हो सकता है जिन्हें पता गेम होगा, छोटा ही जो 100 करोड़ का गेम हो जाएगा, तो गेम वाले लोग हो सकते हैं जो भरे जा रहे हैं, अब पता नहीं जो भी हो। तो सिंपल है, फंडामेंटल्स को थोड़ा सा साइड पे रख के
मार्केट के मूड माहौल के हिसाब से जिस स्पेस में कंपनी है, जो आईपीओ मार्केट के बाहर है, उसका फ़ायदा आप भी ले लीजिए, बहती गंगा में डुबकी लगा लीजिए। लिस्टिंग गेन अगर नसीब से मिल गया तो लिस्टिंग पर पैसा बना लीजिए। ये सिंपल फॉर्मूला, और क्या कर सकते हैं। मजे करिए। हाँ, सी किसी के अगेंस्ट जाने का कोई मतलब नहीं है। सही बात है। हाँ, या तो आप मतलब वाकई में कि मतलब पता हो कि एग्जैक्टली क्या है तो पता चलेगा तो ठीक है, बट इंटरेस्टिंग है आईपीओ इसमें। रेलटेल सर यहाँ पर भी अच्छा, रेलटेल तो ठीक है, रेलटेल में तो कोई इशू है नहीं, आपको लिस्टिंग एन भी छोटे मिल जाएंगे, 20-25% के लिस्टिंग एन, 15 से 25% के लिस्टिंग एन ठीक होते हैं, बुरे नहीं है। और बाकी ये 12 से 15% सालाना रिटर्न, जिनको एफडी से डबल के आसपास का रिटर्न से संतोष है, लेके बैठ जाए। ये हुआ आपका मझगांव डॉग टाइप के शेयर हुए, ये स्लो एंड स्टडी है। आईआरएफसी था, आईआरएफसी है, ये स्लो एंड स्टडी है। इनमें कभी ऐसा वो 2 गुना 4 गुना भी नहीं होने वाले। हाँ, ये गलतफहमी मत रखिएगा कि मार्केट अगर निफ्टी 15 का 25,000 हो गया तो ये मतलब डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। ये न घटेंगे ज़्यादा न बढ़ेंगे ज़्यादा। ये स्टडी रिटर्न देने वाली कंपनियाँ हैं, जो जिनको शांति वाली कम कमाई में संतोष है, ठीक है मेरे कंपनी चलती रहेगी, डूबेगी नहीं, बंद नहीं तो कई बार क्या होता है, आप ज़्यादा रिटर्न की उम्मीद में ऐसी कंपनियों में पैसा लगाते हो, बाद में पता चला 5 साल बाद कंपनी भी नहीं रही। तो कम से कम इनके केस में ये आराम है कि कंपनियां रहेंगी, आपको ठीक ठाक से रिटर्न देगी, एफडी से डबल रिटर्न दे देगी, उतने में अगर आपको संतोष है, लो रिस्क लो रिटर्न, सिंपल। बढ़िया। तो ये है आपके लिए आईपीओ मार्केट का एक्शन। अच्छा सर, एक स्टॉक में भी एक्शन है, बाकी खबरों वाले शेयर्स हम आपको बताएं उससे पहले आपसे चर्चा करनी थी। इंडसइंड बैंक पिछले कुछ दिनों से खबरों में रहा है, प्रमोटर्स को लगातार डेडलाइन एक्सटेंशन मिली है, पर कल फाइनली लग रहा है कि प्रमोटर्स पैसे डाल सकते हैं। और जो वारंट कन्वर्जन है उसको लेकर भी अपडेट आया है कि प्रमोटर एंटिटी ने लगभग 2000 करोड़ से ज़्यादा राइट्स इशू के जरिए इन्होंने पैसे ऑलरेडी रेज कर लिए। कैसे समझे, क्योंकि उन्होंने प्लेज भी फिर बनाया है, मतलब ये चल क्या रहा है? बहुत पॉजिटिव है। पहली चीज़ तो ये कि अगर प्रमोटर्स इतनी प्रीमियम पर वारंट्स कन्वर्ट कर रहे हैं तो ये प्रमोटर्स का इंटरेस्ट और कॉन्फिडेंस दिखाता है। नहीं तो क्या आसान काम है, प्रमोटर्स बैकआउट भी कर सकते हैं, और बैकआउट करना कोई गलत नहीं है, लेकिन मैं इसको गलत नहीं मानता। अल्टीमेटली एक फाइनेंशियल डिसीजन है कि अगर आप वारंट्स खरीदते हैं, 25% भरते हैं और उसके बाद भाव बहुत नीचे है, तो आप 25% देते हैं इसलिए कि 18 महीने बाद अगर मुझे लगेगा कि भाई भाव बहुत ही नीचे, तो मैं बेवकूफ़ तो हूँ नहीं कि मैं एकदम उसी प्रीमियम पर लूँ, मैं बाद में भी ले सकता हूँ। लेकिन अगर प्रमोटर को लगता है कि भाई मेरा शेयर बहुत अंडर वैल्यूड है और मुझे ले लेना चाहिए वारंट्स, वो एक कमिटमेंट और कॉन्फिडेंस दोनों दिखाता है बैंक के लिए, तो ये संकेत तो बहुत अच्छा है। पहली चीज़ रहा सवाल पैसे जुटाने का, तो राइट्स इशू के जरिए 2000 करोड़ पहले इन्होंने जुटाए थे, अब ये इन्होंने प्लेज क्रिएट की है, तो ये हो सकता है कि भाई राइट्स इशू प्रमोटर्स का था, तो जनरली प्रमोटर्स होल्डिंग वाली कंपनी में था, तो उसमें कौन भरेगा राइट्स इशू? प्रमोटर्स ही भरेंगे। प्रमोटर्स ने जो भी जहाँ से भी पैसे लिए हों राइट्स इशू भर दिया, लेकिन अब उन्हें पैसे की ज़रूरत है, तो ये प्लेज क्रिएट करके वो पैसे आएंगे, वो पैसे से जो राइट्स इशू के लिए जो पैसा लिया है वो वापस रीपे कर सकते हैं। तो अल्टीमेटली ये फंड कोई भी प्रमोटर आज इतना बड़ा पैसा तो रखेगा नहीं अपने पास कि भाई पड़ा है मुझे। अल्टीमेटली और इंडसइंड बैंक के प्रमोटर्स भी टाइमलाइन इसलिए बढ़ाने की बात कर रहे थे कि उन्हें पैसे का अरेंजमेंट करना था, करेक्ट। और पैसे का अरेंजमेंट कहाँ से करेगा प्रमोटर? अगर सपोज आज मुझे अचानक से बहुत पैसे की ज़रूरत आ जाए, तो मेरे पास दो ही ऑप्शन है, या तो मैं मेरे एम्प्लॉयर से मांगूं कि एडवांस अगेंस्ट सैलरी, या फिर अगर मेरे पास कोई घर पड़ा है, प्रॉपर्टी पड़ी है, तो उसके अगेंस्ट में मैं लोन ले लूं। सही बात है। प्रमोटर के पास क्या है? प्रमोटर के पास उसकी स्टेक है कंपनी की, तो उस कंपनी की स्टेक में तो आपको देखना है कि जब भी प्रमोटर प्लेज करे, वो प्लेज करने के बाद उस पैसे का इस्तेमाल क्या कर रहा है। सही बात है। तो अगर प्लेज करने के बाद उस पैसे का इस्तेमाल कंपनी के एक्सपांशन में आ रहा है, यानी कि वो इक्विटी डालकर कंपनी के एक्सपांशन में कर रहा है, या कंपनी के स्टॉक खरीद कर वो अपना कॉन्फिडेंस दिखा रहा है, तो वो पॉजिटिव प्लेज है जी। तो मुझे लगता है कि इंडसइंड बैंक के प्रमोटर्स ने अच्छा काम किया है। अच्छा काम। हाँ, ये बढ़िया है और ये कॉन्फिडेंस बढ़ाने वाला है। तो इसलिए मुझे इस बात से डर नहीं कि उन्होंने 4-4.25 करोड़ शेयर गिरवी रखे हैं। हाँ, ये रिस्क हमेशा रहती है कि जब भी आपके प्रमोटर्स के शेयर गिरवी, और भगवान न करे किसी दिन इंडसइंड बैंक वापस से पुराने 350-400 रुपए के दाम पे कभी आ जाए किसी वजह से, जैसा कि मार्च में हुआ था, सबके साथ हुआ था, कल इंडसइंड बैंक के साथ नहीं हुआ। तो ऐसी सिचुएशन में प्लेज फूटने के और वो मार्केट में सप्लाई आने का खतरा रहता है। करेक्ट। मार्जिन कॉल ट्रिगर हो गए और आप नहीं भर पाए, तो वो रिस्क अलग है, वो मार्केट रिस्क है, बिजनेस रिस्क नहीं। बिजनेस रिस्क और मार्केट रिस्क में फर्क है। करेक्ट। मार्केट किसी भी वजह से खराब हो सकता है जी। मार्केट खराब हुआ, स्टॉक 400 रुपये आया, तो
इसमें ऐसा तो नहीं कि इंडसइंड बैंक बंद हो गया या इंडसइंड बैंक की परफॉर्मेंस खराब हो गई। सही बात है, उस समय कोरोना की वजह से हुआ था जी। तो इसलिए दोनों को अलग अलग देखिए। बट आप जब इन्वेस्ट करते हैं और जब प्रमोटर की प्लेज ज्यादा हो तो ये रिस्क रहती है, वो आपको ध्यान में रखना है। तो दोनों साथ साथ चलते हैं, रिस्क और रिटर्न। एक और जहां प्रमोटर रिस्क लेकर हाई प्रीमियम पर शेयर खरीद रहे हैं, वारंट कन्वर्ट कर रहे हैं, वो अच्छा है। तो साथ में उन्हें प्लेज क्रिएट करके लोन लेना पड़ रहा है। दोनों गोज इन हैंड, दोनों चीजें साथ साथ में। अल्टीमेटली बैंक में ही पैसा, अल्टीमेटली पैसा बैंक में तो नहीं, वहाँ मतलब हाँ बैंक प्रमोटर्स कन्वर्ट कर रहे हैं, इक्विटी के तौर पर बैंक में ही पैसा आ रहा है, बैंक में पैसा आ रहा है। ठीक है सर। तो इंडसइंड बैंक एक रहेगा आपके लिए स्टॉक इन फोकस। आईपीओ मार्केट में है गर्म एक्शन और ढेरों स्टॉक्स और हैं जहां पर आपको रखनी है नजर। आइए हमारी रिसर्च टीम के साथ भी जुड़ते हैं, वरुण, देवांशी और साथ ही आशीष हमारे साथ हैं। वरुण, गुड मॉर्निंग, बताएं ट्रिगर्स और खबरें। गुड मॉर्निंग दीप। देखिए, सबसे पहला ट्रिगर तो आज कैबिनेट की बैठक है, तो वहाँ पे आपकी नज़र होनी चाहिए कि वहाँ से क्या आउटकम निकल के आता है। इसके अलावा भारतीय एयरटेल, ये एक स्टॉक है जिस पे आज आपको नज़र रखनी है, क्योंकि आज यहाँ भविष्य की योजनाओं को लेकर बोर्ड बैठक करेगा कि आगे करना क्या है। तो इस काउंटर पे नज़र रखिए। आईपीओ आपने डिस्कस कर ही लिए, न्यूरेका का जो आईपीओ है वो आज बंद हो जाएगा। रिटेल में इसमें करीब 80 टाइम्स भरा है रिटेल का जो पोर्शन है, और रिटेल का आईपीओ जो उसका दूसरा दिन है, अब तक करीब 2.64 गुना ये भर चुका है। एफओएमसी के मिनट्स आज जारी होने वाले हैं, तो उस पर भी नज़र रखिएगा कि इसका ग्लोबल इम्पैक्ट क्या होता है। और आज 12:30 बजे पीएम नरेंद्र मोदी जो है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए नैस्कॉम टेक्नोलॉजी एंड लीडरशिप फोरम को संबोधित करने वाले हैं, तो यहाँ पे भी आपकी नज़र होनी चाहिए। नतीजे आए नेस्ले के, नतीजे थोड़े अनुमान से कमज़ोर है, ग्रोथ है लेकिन ग्रोथ अनुमान से कमज़ोर है। रेवेन्यूज़ महज 9% बढ़ोतरी हुई है, जबकि हमारा अनुमान इससे ज़्यादा था। मार्जिन्स 22.6% पे आए हैं, हमारा अनुमान 24% के आसपास का था। और मुनाफा जो है 570 करोड़ का अनुमान था, 483 करोड़ पे आया है। हालांकि कंपनी ने, बोर्ड ने 65 रुपीज़ प्रति शेयर के डिविडेंड का ऐलान यहाँ पे किया है। शेफलर इंडिया, यहाँ पे नतीजे काफ़ी बेहतर है। आप मार्जिन्स देखिए, 16.2 का अनुमान था, 17.9 पे आए हैं। मुनाफा 142 करोड़ पे आया है, जो कि अनुमान से काफ़ी बेहतर है। इनफैक्ट 67% के आसपास मुनाफे में बढ़ोतरी देखने मिली है। और यहाँ पे बोर्ड ने 38 रुपीज़ प्रति शेयर के बोनस डिविडेंड का ऐलान किया है। और सबसे आखिरी में एल&टी फाइनेंस, राइट इशू जो है उसको काफ़ी बेहतर रिस्पांस मिला है, 15% ज़्यादा ओवर सब्सक्राइब हुआ है। राइट इशू के जरिए कंपनी ने 3000 करोड़ जुटाए हैं, और शेयर का जो अलॉटमेंट है वो 23 फरवरी को होने वाला है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स। आइए कुछ और शेयर्स और फंड एक्शन के बारे में जानते हैं देवांशी के साथ। गुड मॉर्निंग देवांशी, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। आज सबसे पहले अदानी पोर्ट्स एसईजी पर आप नजर रखें। 705 करोड़ में कंपनी ने दिघी पोर्ट का जो अधिग्रहण है वो पूरा कर लिया है। साथ ही दिघी पोर्ट के डेवलपमेंट के लिए कंपनी अतिरिक्त 10,000 करोड़ का निवेश करेगी, और साथ ही जो मल्टीपर्पज पोर्ट बनाने की योजना है वो कंपनी आगे बढ़ाती हुई दिखेगी। साथ ही केसी इंटरनेशनल पर नजर करें, जहां पे कंपनी को करीब 1681 करोड़ के नए ऑर्डर्स मिलते हुए दिखे हैं। वेदांता इंडिया रेटिंग्स ने कंपनी का जो आउटलुक है उसमें बदलाव किया है। पहले नेगेटिव आउटलुक था, वहां से बदलकर स्टेबल आउटलुक कर दिया है। जो रेटिंग है वो स्थिर रखिए AA- पर। टेलीकॉम कंपनीज आज फोकस में रहेंगी, क्योंकि आप देखिए जो सेल्युलर ऑपरेटर्स एसोसिएशन है यानी कि COAI, ये जो एसोसिएशन है इन्होंने अर्जी की है कि जो OTT सर्विस प्रोवाइडर्स होते हैं जैसे कि व्हाट्सएप हो गया, गूगल डियो हो गया, इनको भी अब जो लाइसेंसिंग स्कीम है उसमें लाने की अर्जी उन्होंने की है। इनका ये कहना है कि जो नियम है वो सिर्फ और सिर्फ टेलीकॉम स्टॉक्स पर लागू होते हुए दिख रहे हैं, लेकिन सेम सर्विस सेम रूल्स यहाँ पे लगाने चाहिए, ये फिलहाल उनकी अर्जी है। टाटा ग्रुप आज फोकस में रहेगा, क्योंकि आप देखिए जो टाटा कंज्यूमर या टाटा ग्रुप है उनकी बिग बास्केट में 68% हिस्सा खरीदने की जो योजना है उस पर जो बातचीत है वो अब आखिरी चरणों में पहुंचती हुई दिख रही है। न्यूज़पेपर रिपोर्ट सजेस्ट कर रहे हैं 9,500 करोड़ में ये डील होने की पूरी संभावना फिलहाल बनती हुई दिख रही है। टीवीएस श्रीचक्र, इस पर नजर रखें। 1000 करोड़ का जो केपेक्स प्लान है उसके लिए तमिलनाडु सरकार के साथ कंपनी ने एक MOU करार जो है वो साइन किया है। और साथ ही DB रियल्टी पर नजर रखें, जहां पे 22 फरवरी को एक पूंजी जुटाने पर बोर्ड की बैठक होने वाली है, इस पर नजर होगी। और इनसाइडर ट्रेड्स में अदानी ग्रीन एनर्जी के जो प्रमोटर हैं हारमोनिया ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट, उन्होंने 25 लाख शेयर्स खरीदे हैं 15 फरवरी को। और साथ ही गोदरेज एग्रोवेट में भी प्रमोटर गोदरेज इंडस्ट्रीज ने करीब 13,550 शेयर्स खरीदे थे 11 फरवरी को। इसी के चलते आज थोड़ा सा एक्शन दिख सकता है। ओके, तो ये हैं आपके लिए कुछ खबरों वाले शेयर्स। अनिल जी, इस बीच एक बड़ी खबर हमसे मिस हो गई सर। कौन सी? एक्स डिविडेंड है आज एक शेयर MRF, कितना? 3 रुपए। पूरे 3 रुपए? पूरे 3 रुपए। कम से कम रिकॉर्ड तो रहेगा कि डिविडेंड पेइंग कंपनी है वो तो है। स्टॉक में एडजस्टमेंट होगा 3 रुपए का। अच्छा, MRF का भी एक ऐसा मैनेजमेंट है जिसका आज तक मैंने मेरे 27 साल के करियर में इंटरव्यू नहीं सुना देखा। मतलब खाली आप कंपनी की परफॉर्मेंस और बैलेंस शीट देखकर खरीदना है शेयर तो खरीद लीजिए, बाकी
बात ही नहीं करते हैं, मिलते ही नहीं है। आई डोंट नो फंड मैनेजर से मिलते कि नहीं मिलते, भगवान जाने। बट अच्छा, कहीं रिपोर्ट भी आज तक नहीं देखी है, MRF की रिपोर्ट आई हो ऐसी भी नज़र नहीं आई मुझे, बहुत मतलब कहीं रेयर कभी आएगा, मतलब कोई जेफरीज और CLSA इनकी तो कभी नहीं। तो पता नहीं यार, आई डोंट नो। कभी कभी ऐसा लगता है कि कंपनी वाकई में इतनी अच्छी है कि कुछ ना करे, कुछ किसी से ना मिले, किसी से ना बताएं, इन्वेस्टर से बात ना करें, फिर भी 1 लाख का दाम है कि सबको लेना है। कभी कभी ये लगता है कि बंद मुट्ठी लाख की है। तो जो भी हो, भाव भगवान है, भाव भगवान है। 3 रुपए का एडजस्टमेंट होगा तो ध्यान रखें। ये तो आज कैम्स एक्चुअली फोकस में रखिए, क्योंकि 7.5 रुपए का एक्स डिविडेंड आज होगा कैम्स। पर चलिए नजर रखिए, थोड़े शेयर्स हैं एक्स डिविडेंड ट्रेड करेंगे, उसमें से MRF एक है, कैम्स ऑफ कोर्स थोड़ा और बड़ा डिविडेंड है यहाँ पर। आइए देखते हैं ब्रोकरेजेस का क्या कहना है FIR में। गुड मॉर्निंग आशीष, बताएं। गुड मॉर्निंग दीपांशु। सबसे पहले इंडसइंड बैंक जेफरीज की पॉजिटिव रिपोर्ट आई है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है, लक्ष्य 1100 से बढ़ाकर 1300 कर दिया है, 1060 कल की क्लोजिंग है। ये मान रहे हैं कि वारंट कन्वर्जन के बाद प्रमोटर की हिस्सेदारी 15% हो जाएगी और प्रमोटर जो है इंटेंट है इनके कि करीब 26% तक RBI की मंजूरी के बाद हिस्सेदारी लेके जाएंगे, जो कि अपने आप में बहुत पॉजिटिव है। नेस्ले के नतीजे काफ़ी कमजोर देखने को मिले थे। ब्रोकरेज हाउस CLSA ने जो है लक्ष्य को घटाया है, आउट परफॉर्म की रेटिंग को बरकरार रखा है, लक्ष्य 19,400 से घटाकर 19,000 कर दिया, 17,200 कल की क्लोजिंग है। क्रेडिट स्विस ने रेटिंग को डाउनग्रेड कर दिया है, रेटिंग डाउनग्रेड कर अभी न्यूट्रल की राय देने 17,800 रुपए के लक्ष्य के लिए। वहीं JP मॉर्गन भी अगर आप देखें तो उन्होंने भी ओवरवेट की रेटिंग को बदलकर न्यूट्रल की राय दी है 17,700 रुपए के लक्ष्य के लिए। वरुण बेवरेजेस कल नतीजे आए थे कमजोर, लेकिन CLSA मान रहे कि अनुमान से बेहतर नतीजे हैं, जिसके चलते खरीदारी किराए को अभी भी बरकरार रखे हुए 1200 रुपए के लक्ष्य के लिए, 900 रुपए कल की क्लोजिंग है। टाटा मोटर्स पर नजर रखिएगा, CLSA की रिपोर्ट है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 345 के लक्ष्य के लिए। अदानी पोर्ट्स सिटी की बढ़िया रिपोर्ट है, ये कह रहे हैं कि वैल्यूएशन अट्रैक्टिव है, खरीदारी किराए को बरकरार रखा है 715 के लक्ष्य के लिए, 637 कल की क्लोजिंग है। फिलहाल के लिए आखिरी रिपोर्ट JSW एनर्जी पर UBS की रिपोर्ट है, जहां पर इन्होंने खरीदारी किराए को बरकरार रखा है और लक्ष्य 68 से बढ़ाकर 87 कर दिया है, 75 कल की क्लोजिंग है। ओके, तो ये हैं आपके लिए ढेरों खबरों वाले शेयर जहां पर आपको रखनी है नजर, और साथ ही ब्रोकरेज एक्शन भी। पर गेस्ट भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं सर। दमदार एक्शन है और बिल्कुल आइए शामिल करते हैं हमारे सारे एक्सपर्ट्स को, और वक्त है पिक ऑफ द डे का। बंसल जी सुप्रभात, करिए शुरुआत। सुप्रभात अनिल जी, सुप्रभात दीपांशु। और मेरा पिक ऑफ द डे है लुपिन पे खरीदारी की राय है, 1075 का स्टॉप लॉस है, 1140 1140 का टारगेट है, लुपिन है पिक ऑफ द डे। ओके, लुपिन खरीदे 1140 के टारगेट के लिए, ये है राय बंसल जी की। शुभम जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपकी पिक ऑफ द डे। अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु जी। मेरा भी जो पिक है वो फार्मा स्पेस में से ही है और मुझे अच्छा लग रहा है यहाँ पे कैडिला हेल्थ केयर। और कैडिला हेल्थ केयर को अगर हम देखें तो यहाँ पे डेरिवेटिव डेटा स्ट्रांग है, बिकॉज पिछले 5-6 दिन से नेट लॉन्ग्स यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे हैं। स्टॉक में अभी तक प्राइस एक्शन ज़्यादा हमें नहीं देखने को मिला और अपने सपोर्ट के आसपास ट्रेड कर रहा है स्टॉक, तो मुझे लगता है कि इसमें जल्दी हमें एक ब्रेकआउट आता हुआ दिखना चाहिए। तो 480 के स्ट्राइक का जो कॉल ऑप्शन है एट द मनी का, उसको खरीदने की राय है, जो लगभग 10 रुपए के आसपास क्लोज हुआ था। यहाँ पे लक्ष्य होगा 15 रुपए का और एक स्टॉप लॉस मेंटेन करे 7 रुपए पे। तो आज का जो पिक है वो है कैडिला हेल्थ केयर। ओके, कैडिला हेल्थ केयर का 480 का कॉल ऑप्शन खरीदिए, 10 रुपए में 7 का स्टॉप लॉस, 15 का टारगेट। वागले साहब गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका स्टॉक आज के लिए। अनिल जी गुड मॉर्निंग, दीपांशु गुड मॉर्निंग। अनिल जी मेरा स्टॉक वही है जो राकेश जी ने, बंसल जी ने कहा है, लुपिन, जो मैंने कल कहा था। मेरा स्टॉप लॉस 1077 का है, 1097 का बंद है और 1152 का मेरा अगले कुछ दिनों का टारगेट है। और मेरा इसमें लॉन्ग टर्म मेरा व्यू 1500 का है, 8 से 10 महीने का, मे बी 12 महीने का मेरे पोर्टफोलियो में है। ये मेरा डिस्क्लोजर मैंने ऑलरेडी किया है, वापस देता हूँ। और अनिल जी अगर मेरे को आप आधा मिनट देंगे तो मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ बिल्कुल, आधा मिनट क्या, पूरा आधा घंटा है अपने पास में 9:15 बजने में। नहीं, अगर आधा घंटा अनिल जी मैं लूंगा तो आपकी कुर्सी पे खतरा हो जाएगा। अरे सर, मेरी कुर्सी पे आप बैठेंगे तो ज्यादा अच्छा काम करेंगे, मुझे पूरा भरोसा है आप पर। नहीं, आप MRF, आप और दीपांशु MRF की बात कर रहे थे। जी जी जी। तो हमने हमारे क्लाइंट्स को 2012 के आसपास ये लगभग एक 10,000 पे रिकमेंड किया था।
ओके, और ये स्टॉक 3-4 हजार से 10 हजार 1.5 साल में गया था, तो वो क्लाइंट ने बोला नहीं है, बहुत ऑलरेडी 1.5 गुना, हमें 100% बढ़ चुका है, अभी क्या लेंगे। तो मुझे याद आ रहा है, ये 2012 की बात है, 8 साल में ये स्टॉक 8-9 गुना हो रहा है। तो मतलब लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का जो इम्पोर्टेंस है, ये बात अभी याद आई, क्योंकि हम तो सिर्फ ट्रेडिंग कॉल देते रहते हैं, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, और ये सिर्फ स्टॉक मार्केट में ही हो सकता है। एब्सोल्युटली, बिल्कुल। आप 10,000 में ले, उसके बाद भी 90,000 1 लाख हो जाए, बड़ी बात है। तगड़ा रिटर्न। बस यही है कि कई बार है ना, इस मार्केट में पैसा कुछ नहीं करने से भी बनता है जी। शांति से चुपचाप बैठे रहें, उससे भी बन जाता है। उछल कूद करने के बजाय एकदम बैठे रहें, अपने आप आता रहेगा, बस वैसा आप ख्याल रखें। आइए, ऐसे ही शांति से बैठने वाले, बाकी तो दिन भर उछल कूद करते हैं, लेकिन अब जब खुद के पोर्टफोलियो की बात आती है तो शांति से ऐसे कुंडली मार के बैठ जाते हैं हमारे कुणाल जी। सारी बहुराष्ट्रीय कंपनियां जो 4-4, 5-5 डिजिट के जो शेयर हैं, सारे इनके पोर्टफोलियो में निकलेंगे आप। मतलब कोई 1000 से नीचे वाला तो मिल जाए तो बड़ी बात है, 100 के नीचे का तो खरीदते नहीं। तो कुणाल जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका। बताएं सर, आपका पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, मेरा पिक ऑफ द डे भी फार्मा कंपनी है। जैसे अभी वागले साहब लुपिन की बात कर रहे थे, तो अनिल जी मेरी खरीदारी की राय है बायोकॉन में अनिल जी काफी बड़ा ब्रेकडाउन हमने देखा, अंडर परफॉर्मेंस भी देखी बाजार के बनिस्पत, लेकिन कल के ट्रेड में इसमें एक बहुत ही बड़ा ब्रेकआउट आता हुआ चार्ट पर नजर आया और एक पैटर्न बना है अनिल जी, जिसको एक्सटेंडेड वी रिवर्सल पैटर्न कहते हैं। तो उसका ब्रेकआउट आता हुआ मुझे चार्ट पर दिख रहा है। तो मेरी राय में बायोकॉन खरीद करके चलें। 410 रुपए पर 410 पर एक स्टॉप लॉस रखना है। पहला टारगेट जो है वो 430 रुपए का और दूसरा टारगेट 440 का। तो 430-440 के टारगेट के लिए बायोकॉन में खरीदारी करें। परफेक्ट। तो ये है आपके लिए बायोकॉन में खरीदारी करने की राय। अविनाश जी भी हमारे साथ है, अविनाश जी से भी पूछते हैं उनका पसंद का शेयर। सर गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग अनिल जी, गुड मॉर्निंग दीपांशु। अनिल जी, जो स्टॉक आज फोकस में रहेगा मुझे लग रहा है कि अडानी पोर्ट्स रहेगा। ये इन्होंने जो फ्रेश इन्वेस्टमेंट 10,000 करोड़ का बोला है गेटवे महाराष्ट्र के लिए, ये बहुत बड़ी बात है और हमको लग रहा है कि हालांकि इसका इम्पैक्ट अर्निंग्स में आने के लिए थोड़ा समय ज़रूर लगेगा, लेकिन जिस प्रकार से इंफ्रास्ट्रक्चर में अभी बूस्ट मिलने वाला है पोस्ट द बजट, हमको लग रहा है कि ये स्टॉक कोई भी गिरावट में खरीदना चाहिए। इवन करंट लेवल्स पे शॉर्ट मीडियम टर्म में हमको लग रहा है कि यहाँ अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में कम से कम 675-680 का नियर टर्म का टारगेट बनता है। तो ये प्योरली न्यूज़ फ्लो के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने बताया। लेकिन दूसरा शेयर जो इन्वेस्टमेंट ग्रेड है वो मुझे जो पसंद है वो CCL प्रोडक्ट्स है। इनफैक्ट काफ़ी समय से ये शेयर काफ़ी स्टैग्नेंट है। इनफैक्ट इनकी जो तीसरी तिमाही के रिजल्ट्स आ गए थोड़े से वीक थे, क्योंकि इनके लिए थोड़े से लॉजिस्टिक इश्यूज थे। कंपनी ने कहा है कि डिमांड में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जो लॉजिस्टिक इश्यूज है वो शायद मार्च के क्वार्टर में भी कंटिन्यू करे, लेकिन अगले साल बहुत ही बढ़िया नंबर्स आने की अपेक्षा है। 240-42 के करीब ये शेयर अभी मिल रहा है। मुझे लग रहा है कि काफ़ी वेल पोजिशन प्ले है, काफ़ी प्रॉफिटेबल है और करीबन 80% मार्केट में ये अपना प्रोडक्ट कई देशों को एक्सपोर्ट करते हैं। तो मुझे लग रहा है कि अगर 6 से 12 महीने का नजरिया है तो करीबन 305-310 का नियर टर्म का टारगेट बच सकता है और इसमें बहुत अच्छी री रेटिंग मिलेगी। मैं यही कहना चाहूंगा कि आपको वही कंपनी खरीदनी है जो शॉर्ट टर्म पेन से गुजर रही है, क्योंकि आगे लॉन्गर टर्म में काफ़ी बेनिफिट आ सकती है। ओके, तो ये है आपके लिए CCL प्रोडक्ट्स, जो बेहतरीन कंपनी, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है। आइए, सुमित जी भी हमारे साथ है। सुमित जी गुड मॉर्निंग, बताएं सर आपका आज का पिक ऑफ द डे। गुड मॉर्निंग अनिल जी। मॉर्निंग सर। आज का पिक ऑफ द डे फार्मा स्टॉक ही है। ऐसा लग रहा है सबके पास एक एक करके फार्मा ही आ रहे हैं। तो मेरे पास जो स्टॉक आया है चार्ट्स पे, रडार पे, वो है सिप्ला। 848 के आसपास कल का क्लोजिंग है, तो 840-848 के बीच में इसमें खरीदारी करके चलने का सलाह रहेगा। सिप्ला में जो नीचे में सपोर्ट दिख रहा है चार्ट्स के ऊपर, वो करीब 838-835 के आसपास है। तो 835 का इसके अंदर नीचे में स्टॉप लॉस माने और सिप्ला में करे खरीदारी। ऊपर में मेरे को लग रहा है कि सिप्ला में यहां से 860 रुपए से लेके 880 रुपए तक का मूव सिप्ला में देखने को मिल सकता है। तो पिक ऑफ द डे के तौर पे सिप्ला को सिलेक्ट किया जा सकता है। ओके, तो पिक ऑफ द डे सिप्ला ये है आपके लिए राय। तो आज देखें भरपूर फार्मा स्टॉक्स ही हैं हमारे एक्सपर्ट्स की रिकमेंडेशन में। एक अविनाश जी को CCL प्रोडक्ट पसंद है, पर उसके अलावा बाकी सारे एक्सपर्ट्स की तरफ से आप कॉल्स देख रहे हैं फार्मा पर आते हुए। और अविनाश जी के साथ भी ऑफकोर्स हमने कई सारे फार्मा स्टॉक्स की पहले बात करी है, आज भी जानेंगे कुछ और स्टॉक्स जहां पर आपको रखनी है नजर। अविनाश जी, नेस्ले के नतीजे कैसे देख रहे हैं? ठीक ठाक थे, पर हमारे अनुमान से थोड़ा कम रहे, तो उतना ज्यादा एक्साइटिंग नहीं रहा इनके नतीजे। कैसे देखें सर इसको?
मुझे लग रहा है कि दीपांशु नंबर्स तो काफ़ी अच्छे थे, लेकिन ओवरऑल मार्केट्स के एक्सपेक्टेशन से थोड़े कमज़ोर थे, और मुझे लग रहा है यही एक कारण है कि हो सकता है कि शॉर्ट टू मीडियम टर्म में थोड़ा सा स्टॉक शायद वीकनेस दिखा देगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार की इनके प्रोडक्ट लॉन्चेस है, जिस प्रकार का इनका ज्योग्राफिकल रीच है, मुझे लग रहा है कि ये एक ऐसा शेयर है दीपांशु जो अगर गिरावट मिलती है सिग्निफिकेंटली तो इसको खरीदने का मौका समझना चाहिए। रिजल्ट्स डेफिनेटली हैव बीन बिलो एक्सपेक्टेशन। मार्केट अनुमान कर रही थी कि नंबर्स इससे भी कहीं ज्यादा है, और शायद इसी के लिए आज और कल में शायद आपको थोड़ी सी बिकवाली देखने को मिलेगी, बट लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग। ओके, तो लॉन्गर टर्म प्रोस्पेक्ट्स कंटिन्यू टू बी स्ट्रॉन्ग। थोड़ा नेस्ले पर उतार चढ़ाव आ सकता है। कुणाल जी, एक बार जरा चार्ट पर भी राय दें। देखिए, चार्ट जैसे हम कल भी शायद चर्चा कर रहे थे दीपांशु नेस्ले की, तो चार्ट में एक ब्रेकडाउन आता हुआ दिखाई पड़ा है, लेकिन मुझे 17,000 के आसपास एक बड़ा सपोर्ट नजर आता है। तो मेरी राय में दीपांशु जैसे ही 17,000 के आसपास स्टॉक आएगा, इसमें कुछ बाइंग इंटरेस्ट देखने को मिलेगा, तो बहुत बड़ा डाउनसाइड मुझे नहीं लगता स्टॉक के लिए होगा। 17,000 के आसपास एक सपोर्ट आना चाहिए, और ये लेवल्स होल्ड करते हैं तो फिर इससे स्टॉक में तेजी बनेगी। तो इसमें थोड़ा पेशेंटली नीचे के लेवल्स पर एक्यूमुलेट करना चाहिए। ओके, कुणाल जी, जरा एक बार शेफलर इंडिया पे भी बताएं, क्योंकि नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में हमने इसको हाईलाइट करा था, और वहां से भी देखें तो बहुत ही दमदार नतीजे आए हैं। शेफलर इंडिया की क्या चाल रह सकती है? देखिए, जबरदस्त चार्ट है दीपांशु, मेरा डिस्क्लेमर है, मेरा निजी निवेश है, और शेफलर इंडिया देखिए जबरदस्त कंपनी है, इसमें और ऊपर के लेवल्स आएंगे। ये स्टॉक देखिए थोड़ा इलिक्विड है, तो ट्रेडिंग के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं रहता है, लेकिन निवेश के लिए जबरदस्त कंपनी है। इसको मध्यम से लंबी अवधि के लिए खरीदें। मुझे लगता है कि जो इसके लाइफ टाइम हाइज हैं वहां तक स्टॉक जाएगा, और उसके पार अगर ये निकल जाता है, जो कि 10,000 रुपए के आसपास के लेवल्स हैं, 5500 के आसपास के लेवल्स हैं, ये लेवल्स पार हो जाएं तो फिर स्टॉक में आपको और बहुत ऊपर के लेवल्स देखने को मिलेंगे। स्ट्रक्चर बहुत जबरदस्त है, होल्ड करके चलने की राय। ओके, तो होल्ड करके चले, ये है आपके लिए राय। शेफलर इंडिया पर भी नतीजे आएंगे, कमाई कराएंगे में हमने आपको बताया था, अच्छे नतीजे आएंगे, और वहां से भी देखिए दमदार नतीजे आते दिखे कंपनी के। नतीजे आएंगे, कमाई 21 में से 19 सही है, 19 सही हो गए एकदम। मतलब सिर्फ दो, एक BDL और एक कोई और वोल्टेम, दो अनुमान गलत पड़े। बाकी जो 21 शेयर अभी तक हमने कवर किए इस सीजन में, 21 में से 19 शेयरों के रिजल्ट एकदम परफेक्ट बने, और इनफैक्ट जो उम्मीद थी उससे और बेहतर ही आए जी। जबरदस्त। तो नजर रखिए, शेफलर इंडिया आज आपको नतीजों पर रिएक्शन जरूर दिखाएगा। रिएक्शन आने वाला है ढेरों और स्टॉक्स पर। बंसल जी, आपकी 2 दिन पहले की पिक L&T फाइनेंस, उसने कल अच्छा एक्शन दिखाया। कंपनी की तरफ से राइट्स इशू का अब खत्म होने के बाद जो अपडेट आया, वो कह रहे हैं 15% का ओवर सब्सक्रिप्शन भी रहा है जहां तक राइट्स इशू का सवाल है। कल आपके टारगेट्स तो हिट हो गए थे, पर अब यहां से चाल बताएं L&T फाइनेंस की। देखिए दीपांशु, यहाँ से अब L&T फाइनेंस में तभी रुक करेंगे मोमेंटम के लिए जब ये स्टॉक 101 के ऊपर सस्टेन करेगा, 1 से 101 101 के ऊपर सस्टेन करेगा, तब इसमें एक अच्छा मूव टूवर्ड्स 108 109 का देखने को मिलेगा। तो 101 रुपए के लेवल जब डिसाइसिवली टूटे, तब एक फ्रेश खरीदारी की राय होगी। ये है आपके लिए खरीदारी करने की राय L&T फाइनेंस में। अविनाश जी, इंडसइंड बैंक पर भी राय दीजिए। कल आखिरी दिन है, प्रमोटर्स को वारंट कन्वर्ट करने का, अच्छी खासी प्रीमियम पर कन्वर्ट करने जा रहे हैं। अब ये बताइए कि क्या इस स्टॉक में खरीदारी की जाए, चूंकि प्रमोटर्स ने कॉन्फिडेंस बढ़ा दिया है? नहीं, बिल्कुल अनिल जी, मुझे लग रहा है कि ये जो वारंट कन्वर्जन की बात थी, वो लेके मार्केट्स में थोड़ा बहुत कंफ्यूजन और अनसर्टेनिटी थी, लेकिन अभी जब ये कंफर्मेशन आया है तो मुझे लग रहा है कि डेफिनेटली शॉर्ट टर्म सेंटिमेंट स्टॉक के बारे में काफ़ी अच्छा रहेगा। दूसरी बात, अगर हम मीडियम टू लॉन्ग टर्म रेंज ले, तो मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार का कॉर्पोरेट कैपेक्स अभी आगे आने वाले साल में बढ़ने वाला है, यहाँ पे इंडसइंड बैंक जरूर बेनिफिट करेगा। इनका भी रिटेल रीच काफ़ी सिग्निफिकेंट है, ओवरऑल एसेट क्वालिटी भी ठीक ठाक है, और मुझे लग रहा है कि ऊपरी लेवल से काफी पिटा हुआ शेयर है। ओवरऑल हमको लग रहा है कि FY22 कंपेयर टू FY21 काफी अच्छा रहेगा। तो इवन एट द करंट लेवल्स अगर किसी को खरीदना है तो मेरे राय में प्राइवेट सेक्टर बैंक्स में अच्छा विकल्प बन सकता है। ओके, तो ये है आपके लिए इंडसइंड बैंक, यहाँ पर खरीदारी करने की राय है, और मजबूत ये स्टॉक आज भी रह सकता है, एक्शन में पूरा रहने की पूरी संभावना है। एक और स्टॉक है जहाँ पर अच्छा एक्शन हो सकता है। सुमित जी, इसके चार्ट्स देखिए। KEC इंटरनेशनल, 1681 करोड़ के ऑर्डर मिले हैं कंपनी को, शेयर चलेगा? अरे जी, देखिए KEC के अंदर वैसे भी मोमेंटम थोड़ा सा देखने को मिल रहा है, और स्टॉक को अगर आप ओवरऑल देखेंगे तो पिछले कुछ दिनों से स्टॉक के अंदर बाय का मूव देखने को मिला है, और अब स्टॉक के अंदर लगता है कि
जैसे ही स्टॉक यहां से ऊपर में 440 का लेवल ब्रेक करेगा तो उसके बाद और ऊपर का मूव दिखा सकता है। 428 कल की क्लोजिंग है। नीचे में जो स्टॉक का सपोर्ट है 424 425 के आसपास है, तो ये सपोर्ट्स नहीं टूटेंगे तब तक पोजीशंस होल्ड करें। 440 का इमीडिएट टारगेट होगा और वो लेवल टूटने के बाद मूव एक्सटेंड होगा। तो ये है आपके लिए केईसी इंटरनेशनल पर राय इस वक्त आती हुई। वेदांता कल किसी ने तो रिकमेंड किया था, वेदांता में मुझे याद आ रहा है ऐसा कहीं से तो रिकमेंडेशन किरण जी ने रिकमेंड किया था। तो किरण जी ने रिकमेंड किया तो वागले साहब आप बताइए। यहाँ पर एक अच्छी खबर है वेदांता को लेकर। इंडिया रेटिंग्स ने कंपनी के आउटलुक में बदलाव किया है। ये आउटलुक पहले AA- के साथ नेगेटिव था, AA- के साथ स्टेबल आउटलुक किया, तो थोड़ा सा एक नॉच बढ़ा दिया। बताइए चार्ट्स जी। कल तो सारे मेटल स्टॉक्स चल रहे थे, वेदांता भी उनमें से एक था। मुझे लगता है अभी भी वेदांता में थोड़ी अप मूव बाकी है। अभी करंटली 190 का भाव है। मुझे लगता है कल के दिन में ये 190 का एक रेजिस्टेंस ब्रेक किया है और ये मूव 200-205 तक 1 से 2 महीने का टारगेट आ सकता है। थोड़ा सा लंबा अर्था लेते हैं तो 220 तक ये स्टॉक जा सकता है और इसका स्टॉप लॉस आपका 180 के नीचे होना चाहिए। ओके, तो ये आपके लिए वेदांता पर आए। एक और स्टॉक है जरा अविनाश जी, इस पे आप राय दीजिए। गोदरेज एग्रोवेट, वो प्रमोटर खरीदे ही जा रहे हैं। किसी ने ऐसा ना हो कि 100% होल्डिंग इनके पास हो जाए, मुझे ऐसा लग रहा है। अच्छा, लेकिन उसके बावजूद शेयर चलता नहीं है, ये कब चलेगा सर? इनफैक्ट अनिल जी, गोदरेज एग्रोवेट एनिमल हेल्थ केयर में काफ़ी बड़ा प्लेयर है और मैं समझता हूँ कि जो एनिमल हेयर केयर बिजनेस है यहाँ पे आगे चल के मुझे लग रहा है अच्छी ग्रोथ पोटेंशियल है। ऑफकोर्स ये प्रमोटर्स खरीद रहे हैं तो एक अच्छा एडिशनल सेंटिमेंटल बूस्टर है क्योंकि प्रमोटर खुद का पैसा लगा रहा है। बट मुझे लग रहा है कि इसको कम से कम एक आध क्वार्टर देना चाहिए। आने वाला साल दैट इज FY22 में हमको लग रहा है कि अच्छी खासी ग्रोथ होगी क्योंकि पोल्ट्री और एनिमल हेल्थ केयर में इनका काफ़ी बड़ा सिग्निफिकेंस है। और सबसे बड़ी बात ये धंधा हमको लग रहा है कि सेकुलर ग्रोथ दिखाएगा। इनफैक्ट इस सेक्टर में सीक्वेंट साइंटिफिक जो कंपनी है वो भी एनिमल हेल्थ केयर में बहुत अच्छे कर रही है। तो मुझे लग रहा है कि यहाँ पे गोदरेज एग्रोवेट का भी डेफिनेटली टाइम आएगा। करीबन 3 से 6 महीने का इंतजार के बाद इसमें डेफिनेटली अच्छी तेजी देखने का पॉसिबिलिटी। ओके, ये है आपके लिए गोदरेज एग्रोवेट पर राय। अदानी ग्रीन, बंसल जी जरा इसके चार्ट देखिए। यहाँ पर प्रोमोटर्स की तरफ से खरीदारी हुई है 25 लाख शेयरों की 15 फरवरी को। तो प्रोमोटर्स अपनी स्टेक यहाँ पर बढ़ा रहे हैं। आपका इरादा है खरीदारी करने का? नहीं अनिल जी, देखिए चार्ट इसका अनिल जी पॉजिटिव है और यहाँ पर अगर हम देखें तो चार्ट पॉजिटिव है। नीचे में 1050 एक अहम सपोर्ट है, जिनके पास है 1050 के सपोर्ट से होल्ड रखें और नजर रखनी चाहिए यहाँ पर 1100 से लेकर 1110 के जोन पर, 1100 से लेकर 1110 के जोन पर। इस जोन के ऊपर निकलेगा तब एक ब्रेकआउट देखने को मिलेगा और पोस्ट ब्रेकआउट 1200 के लेवल्स देखने को मिलेंगे। तो लेवल्स पर नजर रखनी चाहिए अदानी ग्रीन के लेवल्स पर रखें आप नजर। ये आपके लिए एक और स्टॉक जो बड़ा इंटरेस्टिंग है। एक स्टॉक है जहां पर प्रमोटर्स की थोड़ी बिकवाली हुई है और वो है जेके सीमेंट। ज़्यादा नहीं, 15,000 शेयर ही बेचें 11-12 फरवरी के आसपास। तो ये जेके सीमेंट के चार्ट्स बंसल जी, कुणाल जी देखिए और जेके सीमेंट पर अपनी राय दीजिए। अनिल जी देखिए, चार्ट तो बड़ा ज़बरदस्त है जेके सीमेंट का। ज़रूर कुछ करेक्शन हमने कल आते हुए देखा, लेकिन ओवरऑल स्ट्रक्चर मुझे बहुत पसंद है। मुझे लगता है कि स्टॉक में काफ़ी बड़ा रनअप आ चुका है, लेकिन अनिल जी निचले लेवल्स पर मुझे लगता है कि बड़ी शानदार खरीद यह साबित होगा। तो मान लीजिए स्टॉक करेक्ट होकर के 2550-2600 के रीजन में मिलता है तो मेरी राय में डेफिनेटली बाय करना चाहिए। ये स्टॉक आपको 3000 से ऊपर के लेवल्स भी दिखा सकता है, तो डिप्स में बाय करने की राय। ओके, डिप्स में खरीदारी करें, ये है आपके लिए जेके सीमेंट पर। अच्छा आइए अब एक स्टॉक और है जिस पर राय ली जाए शुभम जी से, भारतीय एयरटेल। शुभम जी, आज भारतीय एयरटेल की बोर्ड बैठक है, उसमें स्ट्रेटेजिक प्लान, रीऑर्गेनाइजेशन, उनकी कुछ सब्सिडरीज हैं, उनको कैसे वापस से रिस्ट्रक्चर किया जाए, कराया जाए, इस पर सारी चर्चाएं होंगी। 594 पर भारतीय एयरटेल क्या किया जाए? अनिल जी, ये स्टॉक काफ़ी समय से रडार पर है बिकॉज यहाँ पे अगर हम देखें तो कंसोलिडेशन बना हुआ है प्राइस में, लेकिन 600 के लेवल पे काफ़ी कॉल राइटिंग बहुत समय से बना हुआ है। तो मुझे लगता है कि जब भी ये ब्रेकआउट होगा, और ये ब्रेकआउट ज़्यादा दूर नहीं है क्योंकि करंट लेवल से सिर्फ 5 रुपये का ही डिफरेंस है 600 के लेवल में, तो मुझे लगता है अगर 600 के लेवल को पार करने में अगर ये सक्षम होता है
तब एक बड़ा बाइंग कैंडिडेट बनेगा और तब शॉर्ट टर्म एज वेल एज पोजिशनल कॉल मुझे लगता है यहाँ पे इनिशिएट करना चाहिए। तो कंडीशनल कॉल है, 600 के पार निकलता है तब खरीदें। शॉर्ट टर्म के लिए 625 का टारगेट, 590 का स्टॉप लॉस। एक और स्टॉक है जिस पर राय लेना चाहता हूँ, बंसल जी, कुणाल जी, जो भी राय देना चाहें। हेरिटेज फूड, विदेशी उत्पादों का बड़ा शौक रखने वाले हमारे बंसल जी। हेरिटेज फूड ने कोई एक फ्रेंच योगर्ट ब्रांड को लॉन्च किया है। योगर्ट मतलब वो दही वाला, दही से जो बनता है, दही का बाई प्रोडक्ट ऐसा क्या नाम है? दही का ही होता है। दही है, मतलब दही है। अच्छा, उसको योगर्ट कहते हैं, ठीक है। तो मैमी योवा, ये कोई बहुत बड़ी ब्रांड है? नहीं सर, सुना नहीं नाम कभी। तो ऐसा बड़ी फ्रेंच ब्रांड उन्होंने लॉन्च किया है इंडिया में और यहाँ पे कमर्शियल प्रोडक्शन शुरू किया है। तो बंसल जी, इसका क्या इरादा रखते हैं आप इस ब्रांड के बारे में, शेयर के बारे में? देखिए अनिल जी, पहले अनिल जी शेयर के बारे में बताओ। अनिल जी, शेयर पे खरीदारी की राय नहीं है। हालांकि नीचे में 268 एक अहम सपोर्ट है, बट स्टॉक कंटिन्यूसली मार्केट को अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो उछाल पे इस खबर के चलते यहां से निकलने की राय है। दूसरा अनिल जी, विदेशी प्रोडक्ट्स का शौकीन हूं, बट अनिल जी उसके अंदर ये सब नहीं आते अनिल जी, योगर्ट वगैरह, वो तो ठीक से बोला भी नहीं जाता अनिल जी। मेरी जो चॉइस है फॉरेन प्रोडक्ट्स की वो थोड़ी डिफरेंट है। तो ना तो अनिल जी प्रोडक्ट लेने का विचार है, ना स्टॉक खरीदने का विचार है, और ना ही स्टॉक को रिकमेंड करने का विचार है। समझ गया सर, बिल्कुल समझ गया। ये सेमी लिक्विड टाइप के प्रोडक्ट है, दही टाइप के। ये न तो सॉलिड में आते हैं, न लिक्विड में आते हैं। ये सेमी लिक्विड है, ये सेमी सॉलिड मान लें। आपकी चॉइसेस कंप्लीटली लिक्विड है। मैं समझ गया सर, आगे से सवाल पूछते वक्त बिल्कुल पक्का ध्यान में रखूंगा।